अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद इकबाल। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बर वक्त इलेक्शन अब यकीनी हो चुके हैं। अहम बात यह कि बाज़ वो सियासी जमातें भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खैर मकदम कर रही हैं जो इससे पहले इंतखाबात को कुछ वक्त तक मुलतवी करवाने की बातें करती थी। कल सीसी के इजलास के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले की तारीफ की और कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सीसी के इजलास में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को वेलकम किया है। पीपल्स पार्टी ने इंतखाबात मुकर्रर वक्त पर होने का क्रेडिट चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी को देते हुए कहा कि बिलावल भुट्टो जरदारी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही बर वक्त इंतखाबात के लिए जिद्दोजहद करते रहे हैं, जबकि बाकी जमातें इंतखाबात से भाग रही हैं। कल का जजमेंट आया है, वर्डिक्ट आया है, इलेक्शन को बर वक्त फरवरी 8 को रखने, टाइम पर रखने पर हम सब ने सताइश का इजहार किया। चेयरमैन बिलावल ने बार बार मुतालबा किया था, आपको याद होगा, तसलसल से कि ये इलेक्शन वक्त पर होना चाहिए। मैं समझती हूँ चेयरमैन बिलावल और हम सब ने आज उनको भी मुबारकबाद दी कि वो मुस्तहिक हैं इस मुबारकबाद के कि उन्होंने इतनी मुस्तकिल मिजाजी के साथ ये कैंपेन रखी और ये दबाव रखा कि इलेक्शन वक्त पर हो। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुल्क में बर वक्त इंतखाबात का क्रेडिट बिलावल भुट्टो जरदारी को दे रही है, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि पीपल्स पार्टी जिस प्लेटफॉर्म से इंतखाबात में हिस्सा लेती है वो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस, और उसके सदर आसिफ अली जरदारी का कहना है कि इंतखाबात अगर कुछ वक्त आगे भी चले जाए तो कोई हर्ज नहीं है। इसके अलावा कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में पीपल्स पार्टी ने एक बार फिर पंजाब में लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने का शिकवा किया। पीपल्स पार्टी रहनुमाओं का कहना था कि पंजाब में मनपसंद पोस्टिंग्स और ट्रांसफर का सिलसिला जारी है। इसके अलावा पीपल्स पार्टी के रहनुमा चौधरी मंजूर ने हमारे ही प्रोग्राम में पंजाब में ब्यूरोक्रेसी को नून लीग की बी टीम करार देते हुए ब्यूरोक्रेसी से रिटर्निंग अफसरान के तहत इलेक्शन पर तहफ्फुज़ात का इजहार किया था। तशवीश है जिस तरीके से पंजाब के अंदर हमें कंप्लेंट्स आ रही हैं कि मनपसंद ट्रांसफ़र पोस्टिंग्स हो रही हैं और वहाँ लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो कि आईनी इदारा है वो लोगों की जेन्युइन कंसर्न्स को सुन के उन्हें एड्रेस करे तो किसी को अदालत से रुजू करने की ज़रूरत ही ना पड़े। ये डिप्टी कमिश्नर्स बिल्कुल इस वक्त नून लीग की बी टीम बने हुए हैं। यहाँ पे वो उनको फंड्स जारी कर रहे हैं, सारे फंड्स जो डिस्ट्रिक्ट के फंड्स हैं जो ये जारी कर ही नहीं सकते थे, मैं आपको आपके डिस्ट्रिक्ट का कल भेज देता हूँ, आप उस पर प्रोग्राम कर लें कि इन्होंने कितने फंड्स जारी किए हैं और किस किस को जारी किए और कहाँ कहाँ पे लगे हैं। ये जारी नहीं कर सकते थे जिन्होंने वो फंड्स जारी किए हैं, तो उनसे क्या उम्मीद रख सकते हैं आप। इन तमाम मामला पर बात करेंगे और उसके लिए हमें ज्वाइन किया है पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा शाजिया मरी ने। शाजिया साहब बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। जो लेवल प्लेइंग फील्ड वाला मामला है उस पर भी बात करेंगे, लेकिन कल आप लोगों ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें आपने कहा कि बिलावल भुट्टो जरदारी मुसलसल इस बात पर जोर दे रहे थे कि बर वक्त इलेक्शन होने चाहिए। बात बिल्कुल दुरुस्त भी है, इनफैक्ट वो तो चाहते थे कि 90 दिन में इंतखाबात हों, लेकिन इंटरव्यू इस हफ्ते जो दिया था आसिफ अली जरदारी साहब ने उसमें उन्होंने कहा था कि अगर कुछ वक्त तक के लिए मुलतवी भी हो जाए तो कोई हर्ज नहीं है। यानी जरदारी साहब की राय मुख्तलिफ थी, बिलावल साहब पुश कर रहे हैं कि वक्त पे इलेक्शन हो। बहुत शुक्रिया शहजाद, मैं सहमत हूँ आपकी काफ़ी जो गुफ्तगू हुई है आपने जो इंट्रो दिया उससे, लेकिन जहाँ पर ये आपको तासुर मिल रहा है कि सदर आसिफ अली जरदारी साहब और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की सोच में, उनकी राय में कुछ इख्तलाफ है, वो एक परसेप्शन है और मैं इसे थोड़ा क्लियर करना चाहूँगी। देखिए, जरदारी साहब ने ये कहा कि इलेक्शन तो होने, अब जो ये कयास सराइयाँ हो रही हैं कि इलेक्शन आगे हो जाएंगे, इलेक्शन जो है वो वक्त पे नहीं होंगे, मेरा ख्याल है कि जब इंटरव्यू लेने वाली एंकर ने उनसे बार बार इलेक्शन के हवाले से बात की तो उन्होंने सिर्फ ये कहा कि जी इलेक्शन होने हैं, अगर आगे भी होंगे तो चंद रोज के लिए आगे होंगे, लेकिन इलेक्शन होना जरूरी है। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जिस तरीके से आपने फरमाया कि 90 रोज के अंदर जो आईनी तरीकेकार है उसका भी मुतालबा किया, जब 90 रोज गुजर गए तब भी उन्होंने कहा कि जल्द अज जल्द इस डेट को अनाउंस किया जाए ताकि ये जो एक गैर यकीनी की सूरत हाल पैदा हो रही है और कयास सराइयां जन्म ले रही हैं ये खत्म हो। सही। और इसके अलावा कल जो लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से आप लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और आप लोगों का कहना था कि पंजाब में खासतौर पे ये मामलात हैं, चौधरी मंजूर साहब ने भी हमारे प्रोग्राम में इस बात का गिला किया। इस हवाले से तो आप लोग 2-3 माह से डिस्कशन कर रहे हैं और मुझे याद है कि आप लोगों ने सीसी जो है आपकी उसने ये जिम्मेदारी जरदारी साहब को दी थी कि वो बड़ों से बात करेंगे और फिर देखेंगे आगे कैसे बढ़ना है। तो क्या हुआ, क्या जरदारी साहब ने बात नहीं की है या बात की है और बात बनी नहीं है इसके बाद?
देखिए, लेवल प्लेइंग फील्ड तो बहुत जरूरी है ना शहजाद। अगर आप पाकिस्तान के आइन में जो चैप्टर इलेक्शन कमीशन के हवाले से अगर आप उसको भी देख लें तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जिम्मेदारी है कि इस मुल्क में फ्री, फेयर और जस्ट इलेक्शंस, मतलब जस्टली इलेक्शंस कराए जाए, कंडक्ट किए जाए। और ये कब हो सकते हैं? जब हर एक के पास लेवल प्लेइंग फील्ड हो। हर एक मैदान में जो है वो अगर तो बेनिफिट मिलता है तो सबको मिले, नहीं मिलता तो किसी को ना मिले वाला हिसाब हो। लेकिन अगर ऐसे लगे कि किसी को फेवर किया जा रहा है, अगर ऐसे लगे कि किसी की ख्वाहिशात पर जो है वो अमल दरामद किया जा रहा है, तो यकीनन लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। और हम एक अरसे से ये बात कर रहे हैं। आपने दुरुस्त फरमाया कि जो हमारी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग हुई थी लाहौर में, वहां पर ये फैसला किया गया था कि जरदारी साहब इस जिम्मेदारी को संभालेंगे और बहुत हद तक उन्होंने बहुत कोशिश भी की है। देखिए, वो सीनियर पॉलिटिशियन हैं और उनका एक बड़ा तजुर्बा है, उनकी बड़ी कुर्बानियां हैं और वो जिस तरह मामलात को देखते हैं, उनकी जो अप्रोच है वो मुनफरिद है। तो हम चाहते थे कि तमाम सीसी के अरकान चाहते थे कि कोई मसले का हल निकाला जाए, क्योंकि हम किसी से झगड़ा नहीं चाहते। हमारा झगड़ा किसी जमात या शख्स से नहीं है, हमारा झगड़ा इस मुल्क के मसाइल से, हमारा झगड़ा इस मुल्क में बढ़ती महंगाई से, जो इस वक्त महंगाई है उससे है, जो बेरोजगारी है उससे, जो गुर्बत है उससे, जो जहालत है, जो दहशत गर्दी है उससे है। तो हमारा मुकाबला किसी शख्स या जमात से नहीं है। क्या हुआ उस मुतालबे का? क्योंकि जब हम टोन सुनते हैं जरदारी साहब की तो इंटरव्यूज में भी बड़ी मुफाहमाना टोन होती है। बिलावल साहब जो है वो ज्यादा इस वक्त एक एग्रेसिव टोन में बात कर रहे होते हैं, लेकिन क्या अभी तक कोई मुस्बत असरात उसके मिले नहीं है, नताइज मिले नहीं आप लोगों को? देखिए, जरदारी साहब रेकंसिलिएशन पे तो हमेशा उनका यकीन रहा है और यही वजह है कि जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी था, जिसको दो अहम बड़ी जमातों ने पाकिस्तान की साइन किया था, और जरदारी साहब को जब मौका मिला इसको इम्प्लीमेंट कराने का, तो तकरीबन 80% उस चार्टर को इम्प्लीमेंट कराया गया। और आज बिलावल साहब कहते हैं कि हमें उसी चार्टर को मजीद इम्प्रूव करना चाहिए, इस मुल्क में जमहूरियत को इम्प्रूव करना चाहिए, इस मुल्क में तकसीम को खत्म करना चाहिए। तो जो लेवल प्लेइंग फील्ड का हमारा मुतालबा है वो आज भी है। नहीं इस तरह के हमें नताइज मिले होंगे तभी तो हम बात कर रहे हैं। और यही वजह है कि कल भी हमने जो हमारी एक कोर कमेटी की मीटिंग थी, नॉट द सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी, उस कमेटी के अंदर तमाम सूबों के सदूर थे, सीनियर हमारे लोग थे और जहां जहां से हमें कंप्लेन मौसूल हुई उसकी रोशनी में हमने बात की। और एक बात बहुत इंटरेस्टिंग है शहजाद, जो मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से दोहराऊंगी कि देखिए, ये मसला लाहौर हाई कोर्ट का भी तो इसी वजह से शुरू हुआ कि एक जमात ने अपने मनपसंद, अपने हैंड पिक्ड अफसरान रखा लिए और उसके बाद एक जमात को एतराज हुआ, उसके एतराज पे जब सुनवाई नहीं हुई तो लाहौर हाई कोर्ट चली। लेकिन शाजी साहब ये बताइएगा कि जो आपकी गलत है, जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी ने एक मैंडेट दिया जरदारी साहब को कि वो बात करें, तो क्या वो इसमें कामयाब नहीं हुए, वो डिलीवर नहीं कर पाए, या वो समझते हैं कि ऐसा कोई प्रॉब्लम ही नहीं है जिसका शिकवा आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर रही थी या जो बाकी आपके मेंबरान करते रहे? देखिए, जरदारी साहब ने बिल्कुल बातचीत पॉलिटिकल पार्टी से भी की है। आपने देखा कि उन्होंने इंटरव्यू में बहुत मुनासिब अल्फाज तमाम जमातों के लिए इस्तेमाल किए, क्योंकि जरदारी साहब की भी सियासत जो है वो मारने और जेल में डालने की नहीं है। आपको याद होगा कि जरदारी साहब के दौर में कोई भी पॉलिटिकल प्रिजनर नहीं था, उन्होंने किसी के साथ भी इस तरह के रवैया अख्तियार नहीं किया और डेमोक्रेसी को ही अपना इंतकाम समझा, जो शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा का नारा था। तो आज भी जरदारी साहब इस तरह की बात नहीं करते। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे इस रवैये को समझा जाए। हमारी खामोशी हमारी कमजोरी नहीं है, हमारी सियासी तरबियत है और उन गोल्स को अचीव करने का हमारा जो एक इस वक्त स्पिरिट है पाकिस्तान के लिए कि यहाँ तरक्की हो या खुशहाली हो। शाजिया साहब, जैसे आप कह रही थी कि ऐसा महसूस होता है उनकी बात सुन के, एक तासुर ये उभरता है कि कोई फर्क है जरदारी साहब की सोच में, बिलावल साहब की सोच में। मेरे ख्याल से तासुर नहीं, ऐसा अब तो बड़ा वाजे हो रहा है कि सोच में भी एक फर्क है, क्योंकि आप लोग जो शिकवे करते हैं जरदारी साहब को ये मसले नजर ही नहीं आते। मैं चाहूंगा ये उनके इंटरव्यू का एक क्लिप आप सुन लीजिए, उसके बाद मैं आपसे सवाल करूंगा इस पर। चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी तो अब आपके और मेरे टेलीस्कोप के नीचे है ना, तो आई एम श्योर वो फ्री और फेयर इलेक्शन कराएगा। पीपल्स पार्टी के बहुत से लीडर जो हैं वो टॉक शोज में आते हैं, वो कहते हैं पंजाब में निगरान हुकूमत नहीं है, ये मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है। पंजाब में तो मोहसिन नकवी साहब हैं केयरटेकर चीफ मिनिस्टर, तो उनको तो आसिफ जरदारी साहब कहते थे कि ये मेरा बच्चा है। तो आप क्या मेरा बेटा है, आज भी कहता हूँ मैं। अब किसी का एक काम ना हो या दो काम ना हो, और वो इंटरिम गवर्नमेंट बैठी इस काम में नहीं है कि वो काम करे। उनका काम ये है कि कोई जाति ना हो। मोहसिन का एक इंडिपेंडेंट स्टांस है
उसको इंडिपेंडेंट रहना चाहिए। वो ना मेरा है ना किसी और का है, वो इंडिपेंडेंट रहे। तो जो आपकी पार्टी का लीडर कह रहे हैं कि पंजाब में दरअसल निगरान हुकूमत जो है वो नून लीग की प्रॉक्सी है, वो गलत कह रहे हैं। वो उन बेचारों को पता कम है। जी, शाहजेब साहब तो वो कह रहे हैं उनको कुछ पता ही नहीं है, उनको पता कम है। अब आप लोग डीसीज पे शिकवा कर रहे हैं कि उनके तहत इलेक्शन नहीं होने चाहिए, आपको फंड से भी इश्यूज है, आपको निगरान हुकूमत की जानबदारी पे शक है, आपको इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इस वक्त जो अपना काम करता हुआ नहीं नजर आ रहा है। लेकिन जरदारी साहब समझते हैं कि इलेक्शन कमीशन भी जो है वो टेलीस्कोप पे और वो बिल्कुल फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाएगा। वो कह रहे हैं आज भी नकवी साहब हमारे बेटे हैं। शहजाद, मेरा ख्याल है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के हवाले से जरदारी साहब ने बात कही। देखिए, हर शख्स का अंदाज़े बयां और होता है, मुख्तलिफ भी हो सकता है। उनका अंदाज़े बयां अपना अपना होने का ये मतलब या मकसद नहीं है कि कोई सोच में फ़र्क है। उन्होंने कहा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भी हम देख रहे हैं और यकीनी तौर पे हम उनको मॉनिटर कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं कि वो किस तरह काम कर रहे हैं। हमें खुशी होती है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को इंटरवीन नहीं करना पड़ता इलेक्शन डेट की अनाउंसमेंट के हवाले से। हमें बेहद खुशी होती है अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान खुद ही शेड्यूल को अनाउंस कर देता जो 54 डेज बिफोर द इलेक्शन डेट होना था, लेकिन नहीं किया और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये केस चला गया और वहां पर दोबारा से उनकी इंटरवेंशन के बाद स्केड्यूल अनाउंस हुआ, जिसको हमने वेलकम किया। तो ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन हुई। और आज भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को ये कहा है कि वो इंश्योर कराएं कि लोगों के जो तहफ्फुज़ात हैं, जो कंसर्न्स हैं, वो एड्रेस हो और इलेक्शन जो है वो डिले ना हो। जहां तक जरदारी साहब की बात है, उन्होंने मोहसिन नकवी साहब के हवाले से ये भी कहा कि बेशक मैं उसको अपने बेटे की तरह समझता हूं, लेकिन वो इंडिपेंडेंट है, वो केयर टेकर सेटअप में है, वो इंडिपेंडेंटली अपना काम कर रहा है। उससे हमें ये तवक्का नहीं करनी चाहिए कि वो हमारे काम करे और वो हमारी जाने। बट क्लियरली शाहजेब साहब, जिन चीज़ों को आप लोग प्रॉब्लम समझते हैं वो जरदारी साहब के लिए प्रॉब्लम नहीं है, और आप लोग एक हीट क्रिएट करते हैं या फिर एक जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए, इंटरव्यूज के जरिए आप प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश कर रहे होते हैं, और आप ये भी कहते हैं कि बिलावल हमारे प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट हैं। जरदारी साहब एक इंटरव्यू देते हैं और ऐसा लगता है कि सारी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज और दावों पर पानी फेर देते हैं, बल्कि वो ये भी कह देते हैं कि मैं भी हो सकता हूँ प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट पीपल्स पार्टी का। नहीं, आई थिंक जरदारी साहब के पूरे इंटरव्यू को सुना नहीं जाता, उनका एक जुमला जो है वो पकड़ लिया जाता है। उनके पूरे इंटरव्यू में तो ये भी था कि कोई भी जमात जो है वो पाकिस्तान में हुकूमत जो है वो अकेली नहीं बना सकती। दो वजूहात है, एक तो नंबर है और दूसरे चैलेंजेस हैं। तो आपके प्रोग्राम के तवस्सुत से मैं भी ये कहूंगी कि देखें, इस मुल्क की मसाइल बहुत ज्यादा है, आवाम हमारे तरफ देख रही है, सियासतदानों की तरफ देख रही है, अपने मसाइल के हल के लिए देख रही है। वो ये नहीं देखना चाहती कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो लड़ रही है या नून लीग इल्जाम तराशी कर रही है या पीटीआई साजिशें कर रही है। वो ये सब नहीं देखना चाहते। वो देखना चाहते हैं कि इस मुल्क में अवामी हुकूमत हो, उनके मसाइल हल हो, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इससे कमिटेड है। शाजिया हमारे साथ मौजूद थी। एक प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करेंगे, इसके बाद एक और अहम मामले पर बात करेंगे। इसके बाद वेलकम बैक। कल से शुरू होने वाला हफ्ता पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सियासी मुस्तकबिल के लिए बहुत अहम है। इस हफ्ते में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इलेक्शन में शिरकत के हवाले से कई फैसले मुतवक्के हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इंतखाबात में बल्ले का निशान मिलेगा या नहीं, इस पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में कल समाअत होनी है। अहम बात यह है कि पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंट्रा पार्टी इलेक्शन और बल्ले के इंतखाबी निशान की अलॉटमेंट पर हतमी फैसले से रोक दिया है, और इलेक्शन कमीशन से कहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त पर पेशावर हाई कोर्ट के फैसले तक इलेक्शन कमीशन कोई हतमी फैसला ना करे। पेशावर हाई कोर्ट में इस दरख्वास्त पर मजीद समाअत अब परसों यानी कि 19 दिसंबर को होगी। इसके अलावा बानी चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साइफर केस में जमानत की दरख्वास्त पर भी सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच जस्टिस सरदार तारिक मसूद की सरबराही में 22 दिसंबर को समाअत करेगा। बेंच में जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतर मिनुल्लाह भी शामिल है, और अगर इस केस में बानी चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिलीफ मिल भी जाता है तो वो जेल से बाहर नहीं आ सकते, क्योंकि वो इस वक्त नैब के 2 केसेस यानी 190 मिलियन पाउंड केस में जुडिशल कस्टडी में है, जबकि तोशाखाना केस में भी उनकी अबूरी जमानत खारिज हो चुकी है। इस कानूनी पहलू के अलावा सियासी तौर पर भी आइंदा हफ्ता अहम है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इलेक्शन शेड्यूल जारी हो चुका है, जिसके मुताबिक रवा हफ्ते कागजात नामजदगी जमा होने हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इलेक्शन शेड्यूल के इजरा के बाद सियासी और इंतखाबी हिकमत अमली क्या होगी और उम्मीदवार कैसे फाइनल किए जाएंगे, इस पर हम बात करेंगे, जिसके लिए हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा और पाकिस्तान के साबिक लॉ मिनिस्टर डॉक्टर बाबर अवान ने। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। आने वाला हफ्ता पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बड़ा अहम है, क्योंकि इंतखाबात का शेड्यूल भी जारी हो चुका है। कई सवालात हैं, बारी बारी इन पर बात करते हैं। सबसे पहले जो सिंबल का मामला है कि क्या बल्ले का निशान तहरीक इंसाफ को मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये डिपेंड कर रहा है
कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान आपके दूसरे इंट्रा पार्टी इलेक्शंस को कबूल करता है या नहीं? अब ये हेयरिंग कल है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में, आपको क्या लग रहा है कि आपके फेवर में डिसीजन आएगा या आपके खिलाफ जाएगा? थैंक यू शहजाद। पहली बात यह है कि आपने कहा कि अगला हफ्ता तहरीक इंसाफ के लिए बड़ा अहम है। सिर्फ तहरीक इंसाफ के लिए नहीं, अवाम और पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए भी, और पाकिस्तान में जो इंस्टेबिलिटी है उसको ख़त्म करने के लिए भी ये बड़ा अहम हफ्ता है। दूसरा सवाल आपका ये था कि जी ये कल आपका बल्ला बल्ला हमारा था और हमारा रहेगा और हमारा ही है। उसके मैं 3 असबाब आपको बताता हूँ। पिछले इलेक्शन में बल्ला हमारे पास था। दूसरा ये है कि पाकिस्तान के जो इलेक्शन एक्ट है 2017 का, उसके अंदर कहीं नहीं लिखा हुआ कि इलेक्शन किस तरह से हो। बड़े ट्रिवियल किस्म के उन्होंने एतराज़ात किए थे, वो हमने सारे एग्जामिन किए। फिर आखिरी मेरी गौर से भी बात हुई है, जो हमारा वहाँ इस तरह के थे, मिसाल के तौर पे कि ये तस्वीरें हमें नजर नहीं आ रही, ये पेपर जो है वो ये दोबारा दायर कर दें, वो खबर बनाने वाले की थी एतराज़ात, उसमें कोई सब्सटैंशियल एतराज़ बिल्कुल सिरे से मौजूद ही नहीं था। इसलिए कल इलेक्शन कमीशन को चाहिए कि ये जो उन्होंने एक नया सिलसिला शुरू किया कि एक पार्टी को ही, पहले हमारी फॉरेन फंडिंग के नाम के ऊपर हमें मीडिया की जीनत बना टिकट निकाले, पता नहीं क्या हो जाएगा, और उसके बाद अब ये कि एक इलेक्शन था जो कराया हुआ था, उसके बाद उन्होंने कहा दूसरा करा दें, वो करा दिया है। उसमें अब मीम में निकालने की कोई गुंजाइश मौजूद नहीं है। इसलिए बल्ला हमारा निशान है और किसी पार्टी ने पिछले बल्ले पे कभी भी इलेक्शन नहीं लड़े। तो ये लॉ ये भी कहता है कि जो इलेक्शन में जाएगी पार्टी, इंट्रा पार्टी इलेक्शन में जाएगी, अगर वो इतने दिन में इलेक्शन नहीं करा, 5 साल में इलेक्शन नहीं कराती और 7 दिन के अंदर सर्टिफिकेट नहीं देती, तो सिर्फ जुर्माना होता है। ये कहाँ की बात है कि बल्ला चला जाएगा। इसलिए ये मेरे ख्याल में जो कह रहे हैं ये किसी की ख्वाहिश तो हो सकती है, कानून ये नहीं है। तो आपने जो जुर्माने वाली बात की, मैं दोबारा ये पढ़ देता हूँ। इस पे तो लिखा हुआ है कि इफ अ पार्टी फेल्स टू कंप्लाई विद द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 209 एंड 210 द कमीशन में आफ्टर अफोर्डिंग इट और देम एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड डिक्लेयर इट और देम इनएलिजिबल टू ऑब्टेन एन इलेक्शन। नहीं, आप आगे चले गए। पहले तो यह कि इलेक्शन का तरीका कहाँ लिखा हुआ है वो पढ़िए जरा, कोई नहीं लिखा हुआ किसी जगह। वो तो मैं आपसे इत्तेफाक कर रहा हूं ना, जो आपकी पार्टी का कॉन्स्टिट्यूशन है उसके मुताबिक ही होगा। पार्टी के अंदरूनी दस्तूर के मुताबिक इलेक्शन होगा। हमने बिल्कुल ठीक 100% मेरिट पे इलेक्शन हमने कराया और जो हमारे पार्टी का कॉन्स्टिट्यूशन है उसके मुताबिक हमने इलेक्शन करवाया हुआ है। इसलिए उसमें किसी तरह से कोई दखल इलेक्शन कमीशन का नहीं बनता कि वो ये कहे कि हम एग्जामिन करते हैं। और कितनी पार्टियों के इन्होंने डॉक्टर साहब, लेकिन मामला ये है जैसे आपने कहा कि जो आपका पहले इंट्रा पार्टी इलेक्शन हुआ उसको भी उन्होंने कलअदम डिक्लेयर किया, जिस पर बहुत सारे लोगों का ये ख्याल है कि ये नाइंसाफी हुई है तहरीक इंसाफ के साथ, और अभी भी आपको खदशा है शायद इसीलिए आप लोग पेशावर हाई कोर्ट भी गए हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को रोका जाए कोई सख्त फैसला देने से। तो अभी भी आपका खदशा तो इस हवाले से बरकरार है कि जैसे इंट्रा पार्टी इलेक्शन पहले उन्होंने नल एंड वॉइड डिक्लेयर किए, वो दोबारा भी कर सकते हैं, और अगर ऐसा होता है तो फिर इलेक्शन सिंबल का मामला तो पड़ेगा ना? नहीं, मैं क्यों प्रिज्यूम करूं कि ऐसा होगा, इसलिए कि कानून कहता है कि ऐसा नहीं होगा। और फिर जो उन्होंने कहा है कि कोई आप इनके खिलाफ ऑर्डर फाइनल ना पास करें, वो बिल्कुल ठीक कहा, जाना हमारा राइट था। जहां जहां ज्यादती होती है हम जाते रहे। इससे पहले देखे ना, सुप्रीम कोर्ट ने कहा हुआ है कि सारी पॉलिटिकल पार्टीज का और 2 पार्टियों का नाम लिखे हुए, एक जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट की कि वो फॉरेन फंडिंग देखेगी, और उसमें से जो 3 करोड़ थे वो तो एक पार्टी का जो सरबराह है अभी आया, उसको वापस लाया गया। उसने कहा कि मैं अपने अकाउंट में मैंने डाले हुए, किसी को उन्होंने नहीं देखा। तो ये पिक एंड चूज करके, चेरी पिकिंग करके, लेकिन कई आपके रहनुमा तो अब ओपनली ये बात कर रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो कंडक्ट है पीटीआई के साथ वो बायस्ड है, वो जानिबदार है। तो फिर ये सवाल और ये खदशा तो रहेगा ना कि क्या दूसरे इंट्रा पार्टी इलेक्शंस को अप्रूवल मिल जाएगी या नहीं मिलेगी? मेरे ख्याल में कानून में कोई ऐसी गुंजाइश नहीं है कि कोई रास्ता उनको मिले, दस्तूर में कोई ऐसी गुंजाइश नहीं है, रूल्स में कोई ऐसी गुंजाइश नहीं है। अगर किसी की ख्वाहिश को कोई खबर बनाना चाहे तो वो दूसरी बात है। और अगर ऐसा होता है जो आपकी पार्टी के लिए अच्छा फैसला नहीं होगा, तो उसका मतलब होगा कि इतना वक्त नहीं है कि आप एक और पार्टी बना के नया निशान ले, फिर आपके तमाम जो कैंडिडेट्स हैं वो इंडिपेंडेंट लड़े होंगे और मुमकिन है कि सबको अलग अलग निशान अलॉट किया जाए, जिसमें ऑब्वियसली दुश्वारियां पैदा होंगी तहरीक इंसाफ के लिए। फिर ऐसा नहीं होगा। ऐसा क्यों होता है? ये इन्होंने सरजमीने बेआईन बनाया हुआ है और फिर इलेक्शन कमीशन को भी कोई ये बेदस्तूर किस्म का इदारा बनाना चाहते हैं। ऐसा नहीं होगा। क्यों होगा जी? वजह क्या है ऐसा हो? किसी और की ख्वाहिश मैंने कहा पूरी करने के लिए हमें निकाला जाए मैदान में से, क्यों निकाला जाए? तो आपको लग रहा है कि ऐसा हो नहीं सकता, इलेक्शन कमीशन आपके खिलाफ फैसला दे नहीं सकता? ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनली अंडर द रूल्स ऑफ द इलेक्शन कमीशन एक्ट
जो इलेक्शन एक्ट 2017 बिल्कुल भी नहीं हो सकता। अच्छा, हमने अपने दस्तूर को 100% स्ट्रिक्ट टू सेंसो फॉलो किया है। डॉक्टर साहब, दूसरा मामला इलेक्शन से पहले इमरान खान की जमानत का इस हफ्ते सुप्रीम कोर्ट में उनका मामला है, लेकिन अगर ये जमानत मिल भी जाती है तब भी नैब उनको गिरफ्तार कर चुका है। तोशाखाना केस में भी, इसके अलावा जो 190 मिलियन पाउंड केस था उसमें भी वो गिरफ्तार है। तो ये तो आपको वाज़ेह नजर आ रहा है ना कि शेड्यूल का ऐलान हो गया है इलेक्शन शेड्यूल का, लेकिन उससे पहले, इलेक्शन से पहले इमरान खान कम से कम जेल से बाहर आते हुए नहीं नजर आ रहे। देखिए, पहली बात तो ये है कि ये 190 मिलियन का कोई मामला नहीं है, ये अलकादर ट्रस्ट का मामला है जो रजिस्टर्ड है बाकायदा, और उसके नीचे यूनिवर्सिटी बन चुकी है और इमरान खान के अकाउंट में किसी, या बुशरा बीबी के अकाउंट में किसी, या पीटीआई किसी अकाउंट में टेडी पैसा नहीं गया। इसलिए ये 1 मिलियन बताया गया है कि ये कहा करें, ये अलकादर कहा करें आप लोग, वो अलकादर ट्रस्ट का मामला है। नंबर 1, जो पैसे हैं वो सारे पड़े हुए हैं, अकाउंट पाकिस्तान का है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का है। एफआईए की टांगें टूटती हैं या किसी और की, क्यों नहीं जाते, सीढ़ियां चढ़े, उनसे दरखास्त देंगे पैसे जो है अकाउंट 1 में ट्रांसफर करें। दूसरा, जो आपने ये कहा कि इमरान खान गिरफ्तार हैं, उनको और मुकदमात भी अगर बना लिए जाएं, उनको और गिरफ्तारियां भी उनकी डाल दी जाएं, वोटरों का ना कोई हाथ पकड़ सकता है, ना ही वोटर की कोई नीयत पे कब्जा कर सकता है, ना ही उसकी राय के ऊपर कोई हमला किया जा सकता है। और उसी लिए हमने ऑल्टरनेट रास्ते चुन लिए हैं अभी वोटरों तक पहुंचने के। और आज हम पाकिस्तान की तारीख बदल रहे हैं इंशाअल्लाह अज़ीज, कि हम एक मुतबादिल रास्ते से एक वर्चुअल जलसा कर रहे हैं, उस जलसे के जरिए से हम अपने लोगों तक पहुंचेंगे। ये इमरान खान, असल इशू क्या है? असल इशू ये है कि सारे इदारे, इस तरह पता लगता है कि एक मुलजिम जिसको बंद कर दिया गया है झूठे इल्जामात में, सारे इदारे उसके पास हाजिरी दे रहे हैं। इलेक्शन कमीशन वहां हाजिरी देगा इमरान खान के पास, नैब हाजिरी देगा वहां देगा, एटीए की अदालत हाजिरी देगी वहां देगी, दहशतगर्दी के अलावा जो साइफर वाला है वो जाएगा तो वो वहां जाके हाजिरी देगा, जो एफआईए है उसने भी हाजिरी वहां देनी है, पंजाब की पुलिस ने वहां हाजिरी देनी है, इस्लामाबाद की पुलिस ने वहां हाजिरी देनी है। तो उसको आप एक जुडिशल कॉम्प्लेक्स अडयाला को क्यों नहीं डिक्लेयर कर देते? असल बात यह है कि उसकी तस्वीर से, उसकी तशहीर से, उसकी तकरीर से लोग डरते हैं, इसलिए कि वो लोगों के दिलों में बसा है। और मेजॉरिटी, जो मर्जी सर्वे आप उठा के देख लें, लोगों की जो मेजॉरिटी है 70 to 80%, वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान में हमें तब्दीली की जरूरत है। और वो आप अभी खुद ये बात कर रहे हैं कि लोगों में खौफ डालने की कोशिश है, उनकी तशहीर नहीं हो सकती, तो जरा बताइएगा, क्योंकि वकील के साथ साथ आप माजी में इलेक्शन भी लड़ चुके हैं, तो क्या इलेक्शन स्ट्रैटेजी है? वर्चुअल जलसा आप बेशक कर लें, लेकिन आपको पता है कि जब आपने इलेक्शन लड़ना है तो एक मैकेनिज्म है, एक पूरा साइंस है, यू हैव टू बी ऑन। आपके बहुत सारे कैंडिडेट्स इस वक्त जो है वो रूपोश हैं, अगर वो मंजरे आम पे नहीं आते, क्या उनकी कैंपेन चलाई जा सकेगी? और जो कैंपेन चला रहे होंगे उनके साथ कोई नाइंसाफी नहीं होगी, इस बात की क्या गारंटी है? कैसे लोगों को मोबिलाइज करेंगे, पोलिंग बूथ तक लेकर आएंगे? क्या हिकमत अमली इस हवाले से? गुड क्वेश्चन शहजाद। पहला ये है कि ये जो इस तरह, ये जो सारे आपने इश्यूज के, इसकी हिकमत अमली के लिए जो कमेटी थी उसमें मैं और गौहर हैं। मैंने कोर को भी हमने अलहदा ब्रीफ किया, मैंने कल रात को पंजाब पार्टी को ब्रीफ किया था, उससे अगले दिन जो रीजन्स थे उनको ब्रीफ किया, प्रोविंसेस को ब्रीफ किया, और सारी पार्टी को हमने ब्रीफ किया, नॉर्थ को ब्रीफ किया, और आज अभी थोड़ी देर पहले बलूचिस्तान को भी ब्रीफ किया है। हमने अपना 3 तरह से अपना हमने लाया अमल बनाया हुआ है। हमारे लोग सारे जो हमारे उम्मीदवार हैं जिनको टिकट मिलेंगे वो सारे के सारे इंशाअल्लाह अज़ीज़ इलेक्शन में आएंगे। मैं बता नहीं सकता कि हम किस तरह से उनको लाएंगे, लेकिन आप देखेंगे कि वो आएंगे, नंबर 1। दूसरा जो इसका पहलू है वो ये है कि जी हमारी कंपेन तो रिजीम चेंज के दिन से चल रही है। ये जो अभी आए हैं बाहर से, या अभी जो जिन्होंने पार्टियां बनाई हैं, ये बाहर नहीं निकल पा रहे, ये पब्लिक में जाएंगे, पब्लिक इनको पूछेगी कि आप कहाँ थे और 20 महीने में आपने क्या किया, पाकिस्तान का क्या हाल कर दिया आपने, मेशत का क्या कर दिया, सियासत का क्या कर दिया, आइन का क्या कर दिया, इंसानी हुकूक का, ये सारे सवाल उनसे पूछे जाएंगे। उनको जरूरत है कंपेन की। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कंपेन मुसलसल चल रही है। ये कहना तो अभी कबल वक्त होगा ना। अभी आपने सर्वे का भी जिक्र किया, मेरी नजर से कोई ऐसा सर्वे गुजरा नहीं है इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद जिसमें ये लिखा हुआ हो कि इमरान खान जो है या पीटीआई जो है वो इस वक्त बहुत ज्यादा मकबूल है। ये बातचीत सुन रहे हैं, कोई बाकायदा अभी रिसेंट सर्वे ऐसा हुआ नहीं है। दूसरी बात, रिसेंट सर्वे हुए हैं, आपने नहीं पढ़े या इत्तफाकन कई चीजें मैं भी नहीं पढ़ सकता, तो ये सर्वे हुए हैं और सारे सर्वे यही कहते हैं। आपके टेलीविजन सर्वे कर रहे हैं और आपके एंकर्स बाहर निकल के सर्वे कर रहे हैं। उसके अलावा जो अल्टरनेट मीडिया प्रोग्राम होते हैं उसको सर्वे तो नहीं किया जा सकता, कोई साइंटिफिक तरीके से व्यूअरशिप वो सारे कर रहे हैं। जी, एंकर जब बाहर जाता है उसका एक सिग्निफिकेंस हो सकती है, लेकिन वो साइंटिफिक सर्वे तो नहीं हुआ ना बहरहाल। अच्छा चलिए, साइंटिफिक सर्वे छोड़ देते हैं, फर्ज करें कि हम पॉपुलर नहीं है, फर्ज करें इमरान खान अकेला है, तो खोल दो ना,
हमें बाहर आने दो, हमें जलसा करने दो, हमें झंडा लगाने दो, हमें मुहिम करने दो, हमें रैली करने दो, हमें वर्कर्स कन्वेंशन करने दो। सारी पाबंदियों के बावजूद आपने देखा है कि पहले बलूचिस्तान के एक जगह हुआ, कल रात को पशीन में हुआ, हजारों लोग वहां जलसों में निकले हैं। इन सब के जो जलसे हुए ये बंद कमरों में बैठ के जलसे कर रहे हैं। ये कौन है इनमें से जो बाहर जाके निकल के जलसा कर सके? केपी में आपने देखा किस तरह से लोग बाहर निकले हुए हैं, पंजाब में भी लोग निकल रहे हैं इंशाअल्लाह अजीज। तो अगर निकल रहे हैं डॉक्टर साहब, फिर ये आज वर्चुअल जलसा क्यों करने की नौबत पड़ रही है आप लोगों को? ये वर्चुअल जलसा नौबत नहीं पड़ रही। इस वक्त जो आपको पता ही है कि मीडिया मैनेजमेंट कितनी, आपके पता है किस तरह से हटाए जाते हैं एंकर्स, आपको पता है रिपोर्टर्स किस तरह से दबाए जाते हैं। इसलिए हमने एक ऑल्टरनेट जो जलसा है वो रखा है पाकिस्तान की तारीख में, और ये जो ऑल्टरनेट जलसा है ये उसका इम्पैक्ट कई 100% ज्यादा होगा जो मेन स्ट्रीम हमारा मीडिया, जो चैनल्स हैं उनके जरिए से जो कुछ कहा जाता है। कि इसलिए कि चैनल्स में आप हैं, कुछ और दोस्त हैं जो बिल्कुल बैलेंस बात करते हैं, कुछ बाकी हैं जो पार्टियों की नुमाइंदगी इस वक्त कर रहे हैं। वो हर दौर में होता है। जो आपने बात की कि एंकर्स के ऊपर प्रेशर होता है, मीडिया हाउसेस के ऊपर प्रेशर होता है, ये तो जब आप लोग हुकूमत में थे उस वक्त भी फेस किया है एंकर्स ने, मीडिया ने। ये तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान की तारीख में कोई नई बात नहीं है। लेकिन डॉक्टर साहब, आप ये कह रहे हैं कि कोई आपके पास स्ट्रेटेजी है जिसके जरिए आपके कैंडिडेट्स के जो कागजात नामजदगी है वो भी मंजूर हो जाएंगे, वो इलेक्शन कैंपेन भी करेंगे और आप वोटर्स को पोलिंग बूथ तक लाने में भी कामयाब हो जाएंगे? डेफिनेटली मैंने एक आपको बता दिया। एक स्ट्रेटजी ये है, देखिए आपकी 3 स्टेजेस हैं। पहला तो ये है कि आपने नॉमिनेशन पेपर फाइल करने हैं। दूसरी स्ट्रेटजी ये है कि आपने जो नॉमिनेशन पेपर की मंजूरी तक, जो इस महीने के एंड तक लोगों को आपने हैंडल करना है जो अब आपके उम्मीदवार हैं। उसके बाद जब फाइनल लिस्ट आ जाएगी उसके बाद बाहर निकल के कैंपेन करने का मौका आएगा। फाइनल लिस्ट से थोड़ा सा पहले, जब विड्रॉल से थोड़ा सा पहले, हम इंशाअल्लाह अज़ीज़ जो सारे टिकट हैं वो भी सामने आ जाएंगे और पूरे पाकिस्तान में हर सीट पे हमारा उम्मीदवार है। और आपने कहा कि आप भी इस कमेटी का हिस्सा हैं, ज्यादा उम्मीदवार नॉमिनेशन पेपर एक से ज्यादा हर जगह से दाखिल किए जाएंगे। और आपने कहा आप इस कमेटी का हिस्सा है, तो ज्यादातर जो टिकट्स हैं वो लॉयर्स तो दिए जा रहे हैं। और क्या आप भी दोबारा इलेक्शन लड़ेंगे? गालिबन आपका आखिरी इलेक्शन पीपल्स पार्टी की जानिब से 2022 में आपने लड़ा था और सुना है कि 2002 में आपने लड़ा था, तो अब आप भी इस्लामाबाद से इलेक्शन लड़ेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पे? वो जिस चीज को इमरान खान कहेंगे वो लड़ेंगे। मुझे अगर उन्होंने कहा इस्लामाबाद से लड़ें तो इस्लामाबाद से लड़ूंगा, और किसी और को कहा तो उसकी कैंपेन करूंगा। मुझे उन्होंने कहा नवाज शरीफ के मुकाबले में लड़ो तो उनके मुकाबले में लड़ूंगा, उनको बताऊंगा वकीलों की ताकत कितनी है। और दूसरा जो वकला हैं वो, ये 2 चीजें मैं क्लियर कर दूं, वकला को टिकट मिलेंगे लाजमन, और वकला सारी जगह से जहां जहां जरूरत होगी वहां से नॉमिनेशन पेपर्स भी फाइल करेंगे। लेकिन जो लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मुश्किल वक्त में खड़े रहे हैं, ये भी हमारी स्ट्रेटजी का हिस्सा है कि बड़े पैमाने पे गिरफ्तारियां ना दी जाएं। हमने लोगों को रोक के रखा हुआ है। लोग तो हर रोज ख्वाहिश का इजहार करते हैं कि मुझे इजाजत दें। आपने देखा जो बाहर निकलता है उसको उठा लिया जाता है। इसलिए हम नॉमिनेशन पेपर्स का मरहला, स्क्रूटनी का मरहला गुजार के फिर लोगों को बाहर निकालेंगे इंशाअल्लाह। अच्छा, और इस दौरान जिस जिसकी जगह जिस जिसकी जरूरत है वो बाहर निकलेंगे। बाहर किस तरह से निकलना है, इन 3 स्टेजेस के ऊपर निकलना है, वो हमने तय करके रखा। सही, आपने कहा जो खड़ा रहा पार्टी के साथ उनको भी टिकट मिलेगा। लेकिन आज हमाद अज़हर साहब ने ये ट्वीट किया है कि बहुत सारे लोग जो पार्टी छोड़ के गए हैं वो दोबारा पार्टी में शामिल होना चाहते हैं, तो उनको भी कंसिडर किया जाएगा, लेकिन वो आके पब्लिकली पहले अनाउंस करें कि तहरीक इंसाफ के साथ है, फिर उनको कंसिडर किया जाएगा। ये क्यों कर रही है वैसे आपकी पार्टी? अगर आप समझते हैं कि मुश्किल वक्त में कोई इमरान खान को छोड़ गया, कोई पार्टी को छोड़ गया, दोबारा आप चाहते हैं कि फिर उनको शामिल किया जाए, पार्टी में टिकट दिया जाए? देखिए मेरा ख्याल ये है कि हमारे जो लोग, आप जरा निकाले ना कितना परसेंटेज क्या है, आप पंजाब में से कितने परसेंट गए हैं, सिंध में से कितने परसेंट गए हैं, और चूंकि जो बड़े नाम गए हैं उनकी वजह से लोग समझते हैं कि बहुत सारे लोग चले गए। बहुत कम लोग तादाद में गए और वो 30% भी नहीं बनते, यानी केपी में तो बहुत ही कम है। बाबा साहब, अगर आप कह रहे हैं कि बहुत सारे लोग हैं जो पेपर्स फाइल करने के लिए तैयार हैं, कर लूं मैं साथ ही ऐड कर लेता हूं, फिर जवाब साथ ही दीजिएगा। अगर आप कह रहे हैं कि बहुत सारे लोग उम्मीदवार हैं टिकट के और लेने के लिए तैयार है टिकट, तो फिर उन लोगों को दोबारा क्यों कंसिडर करेंगे जो पार्टी छोड़ के गए थे? ये मैंने नहीं कहा, ये आप कह रहे हैं। हमाद अज़हर साहब ने ट्वीट किया है सर, बता रहे हैं हमाद अज़हर साहब ने जी। मैं इसीलिए कहता हूँ आप 5 सवाल करेंगे तो मैं पहले कई जवाब नहीं दे पाऊंगा जी। प्लीज, जो असल बात है वो ये है कि जो लोग पार्टी के साथ, मैं एट द कॉस्ट ऑफ द रेपुटेशन, मैं आस्तिकी से कहूंगा, जो लोग भी पार्टी के साथ खड़े रहे हैं इन मुश्किल हालात में, खवातीन हो, हजरात हो, यूथ हो, वकील हो, मजदूर हो, किसान हो, टाइगर्स हो, टाइगरेसेस हो, उनके जो खड़े रहे और पहले वो टिकट होल्डर थे,
और पहले वो पार्लियामेंट के अंदर पहुंचे थे, उनके टिकट तो इमरान खान ने उनसे वादा किया हुआ है कि वो कंफर्म है। जो लोग छोड़ गए, वहां पे जो जगह खाली होंगी उन जगहों के ऊपर वकला को तरजीह दी जा रही है। साथ जो वहाँ इलेक्टेबल्स हैं उनको भी, हमारे जो इलेक्टेबल का मतलब यह है कि जो मसलन अगर 500 से आ रहा है, वो खड़ा हुआ है, कोई 1000 से आ रहा है खड़ा हुआ है, उनको भी कंसिडर किया जाएगा। अगर किसी जगह से किसी को गायब करने की कोशिश की जाती है तो उनके नॉमिनेशंस भी साथ जा रहे हैं और वकीलों को भी ज़ाहिर है टिकट मिलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर बाबर अवान हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम में एक ब्रेक लेते हैं, इसके बाद मजीद बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। पाकिस्तान क्रिकेट मुसलसल जवाल का शिकार है। वर्ल्ड कप में मायूसकुन कारकर्दगी के बाद पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया में पहला टेस्ट मैच भी बुरी तरह हार गया है। पर टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को 360 रन के भारी मार्जिन से शिकस्त दे दी है। इस शिकस्त के बाद ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तान की मायूसकुन कारकर्दगी का तसलसल बरकरार है और अब तक ऑस्ट्रेलिया में खेले गए 38 टेस्ट मैचेस में से सिर्फ 4 टेस्ट मैचेस पाकिस्तान जीत सका है। लेकिन इस बार कप्तान और मैनेजमेंट की तब्दीली के बाद टीम से बेहतर कारकर्दगी की उम्मीद की जा रही थी। मैच से पहले खुद डायरेक्टर क्रिकेट मोहम्मद हफीज ने बड़ा दावा किया था कि हम ऑस्ट्रेलिया सिर्फ मुकाबला करने के लिए नहीं बल्कि जीतने के लिए आए। This test team is very settled. They have done a great job for Pakistan cricket in this format, and everyone is excited to take the challenge. That is the most encouraging thing. And performing in Australia would be great for them. As a Pakistan team, we are here to beat Australia, not to compete here. हफीज कह रहे थे हम कम्पीट करने नहीं आए, ऑस्ट्रेलिया को हराने आए हैं। लेकिन इस मैच में देखा कि पाकिस्तान टीम ऑस्ट्रेलियन टीम से कम्पीट भी नहीं कर सकी। जहां एक तरफ सवाल उठ रहा है टीम की परफॉर्मेंस पे, वहीं जो पीसीबी है उसकी कारकर्दगी और उसकी हैसियत पे भी सवाल उठ रहा है, क्योंकि ज़का अशरफ को जो है वो चेयरमैन पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी अपॉइंट किया गया था जुलाई में, सिर्फ 4 महीने के लिए। उनका काम था इलेक्शन करवाना, इलेक्शन नहीं करवाए, फिर उनको मजीद 3 महीने की तोसी दी नवंबर में, और आखिरी जो उनकी मुलाकात प्राइम मिनिस्टर अनवारुल हक काकड़ से हुई थी उसमें भी उनको कहा गया था कि जल्द से जल्द इलेक्शन करवाएं, लेकिन पीसीबी इलेक्शन नहीं करवा रहा है। और इस पर भी सवाल उठ रहे हैं। ज़राए बता रहे कि उनकी डिग्री का मामला है, वो खुद चेयरमैन नहीं बन सकते, इसलिए वो इंतखाबात नहीं करवाएं। तमाम इशूज़ पे बात करेंगे, जिसके लिए हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान के साबिक टेस्ट क्रिकेटर बख्त ने। सिकंदर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। पहले आज के मैच के हवाले से बात कर लेते हैं। मोहम्मद हफीज़ जो क्रिकेट डायरेक्टर हैं पाकिस्तान के, उन्होंने बड़ा कॉन्फिडेंस का इजहार किया था कि हम जीतने के लिए आए हैं और हम सिर्फ मुकाबला करने के लिए नहीं आए। इससे पहले हमने बड़ी बड़ी बातें सुनी कि इंटेंट होगा और आपको नजर आएगा कि मॉडर्न डे क्रिकेट हम खेल रहे हैं, लेकिन इस मैच में तो ऐसा कुछ नजर नहीं आया। क्या वजह है इसकी? बहुत मुश्किल टूर होता है ऑस्ट्रेलिया का। वहाँ पे बैटिंग करना, वहाँ बॉलिंग करना भी बड़ी मुश्किल होती है, फास्ट बॉलर को मुश्किल होती है। तो हफीज़ को इतनी स्ट्रॉन्ग किस्म की बातें नहीं करनी चाहिए थी कि हमारा इंटेंट ये है, फला एंड ढिमकाना है। उनको सिंपल करना चाहिए था कि ये बहुत टफ सीरीज होती है ऑस्ट्रेलिया की, हम जाके अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि हम उनको एक सख्त किस्म का कंपटीशन दें। इस दफ़ा तो हमारी टीम ने मतलब है कि 30 ओवर में आउट हो गई है। दैट इज़ बहुत ही ज़्यादा पैथेटिक है। 30 ओवर के अंदर आप आउट हो जाएं। जब हम गए थे 82 में एक पर्थ के टेस्ट मैच में, हम भी 68 या 62 पे आउट हो गए थे, मगर हम अगला मैच जीते हैं जाकर। तो दैट इज इम्पोर्टेंट था। अभी भी पाकिस्तान के पास टाइम है कि वो अगले मैचेस में अच्छी परफॉर्मेंस करे। सिकंदर साहब, हफीज ने ये भी कहा था आज पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि हम एग्जीक्यूट नहीं कर सके। तो आपको लगता है सिर्फ जो एग्जीक्यूशन का मामला है कि प्लान्स एग्जीक्यूट नहीं हो सके, या इस टीम की जो स्किल लेवल है, जो क्वालिटी है, उस पर ही एक सवाल है? क्योंकि फ्रैंकली स्पीकिंग फास्ट बॉलर्स में 2 बॉलर्स हमारे डेब्यूटांट है। ऑस्ट्रेलिया में आपने खुद का बॉलिंग कराना बड़ा मुश्किल है। तो सही है, हफीज बड़ा एक पॉजिटिव एटीट्यूड दिखा रहे थे कि हम जीतने के लिए आए हैं, लेकिन सिर्फ एग्जीक्यूशन का मामला है या मामला तो और भी हैं कुछ? नहीं, देखो स्किल हमें सबका अंदाजा था। मैं तो इमाम ने वैसे तो पहले इनिंग में 60 किए, मैं तो चाह रहा था कि इमाम की जगह रिजवान को खिलाते ना। 4-5 साल से मुसलसल खेल रहे हैं। पिछले जो सीरीज हुई थी उसके वो सेकंड हाईएस्ट स्कोरर था 171, तो उसको सरफराज दोनों को खिलाना चाहिए था, ताकि क्या कहते हैं लेवल प्लेइंग फील्ड जो बराबर हो, या प्लेइंग फील्ड जो कहते हैं आप लोग पॉलिटिक्स में, वो दोनों के लिए बराबर होनी चाहिए थी। मगर ये कि स्किल का भी तो देखें ना, बहुत फर्क है। हमारे जो 2 डेब्यूटांट हैं उन्होंने अच्छी बॉलिंग की है, मगर आप यू कैन नॉट मैच इट। आप ऑस्ट्रेलिया की अगर विकेटें देखें, इस टेस्ट मैच के भी शुरू होने से पहले उनकी 1300 विकेटें थी, हमारी 170 विकेटें। तो कितना एक्सपीरियंस फर्क है, बहुत बड़ा फर्क है। आप उनकी बॉलिंग देखें, उन्होंने सिर्फ बीच में आके बॉलिंग की। हमारे लड़के जो थे, जो डेब्यूटांट थे, उन्होंने कोशिश की। जो हमारा बेस्ट बॉलर था, तो उससे तो बॉल ही नहीं सही हुए। जी, ये बात आपकी दुरुस्त है कि बॉलिंग में हमारा एक्सपीरियंस उनके मुकाबले में ना होने के बराबर है। हमारे पास कोई इस मैच में परमानेंट स्पिनर भी नहीं था, जबकि नेथन लायन ने आज अपनी 500 विकेट कंप्लीट किए। लेकिन ये जो मॉडर्न डे क्रिकेट की हर मैनेजमेंट जब आती है, बात करती है,
वो हम दिखा क्यों नहीं पाते ऑन द फील्ड? ये सिर्फ बातों की हद तक क्यों है? क्योंकि जो पहली इनिंग थी उसमें ऑस्ट्रेलिया ने 113 ओवर खेले, 487 बनाए, हमने 102 ओवर खेले तकरीबन और हमने उनसे 217 रन कम यानी कि 271 रन बनाए। बैटिंग में हम बिल्कुल स्ट्रगल कर रहे थे, इंटेंट नहीं दिखा रहे थे। आज की मिसाल आपके सामने, पैट कमिंस, बाबर आजम को एक जगह बॉल करवाया जा रहा था, वो मौका दिए जा रहे थे कि उस जगह बॉल कराएं, इवेंचुअली वो आउट हो गए। तो इस विकेट पे ये स्ट्रेटजी कि हम खड़े रहे तो रन बन जाएंगे, वो तो नहीं नजर आता। रन बनाने से ही बनेंगे मेरे ख्याल से। देखिए, जो आप बात कर रहे हो ना कि मॉडर्न डे क्रिकेट, ये मैं बहुत पूछ रहा हूँ। मैं वहाब रियाज कहते हैं मॉडर्न डे क्रिकेट, तो मॉडर्न डे क्रिकेट अगर ये होती है, मैंने बल्कि अपने प्रोग्राम में सवाल भी उठाया था कि क्या मॉडर्न डे क्रिकेट के अंदर हम उल्टा बल्ले से खेलते हैं? या देखिए, मॉडर्न डे क्रिकेट अगर ये है कि 30 ओवर में आप आउट हो जाएं, मॉडर्न डे क्रिकेट ये है कि आप एक स्पिनर ना खिलाएं मगर स्पिनिंग कोच आपके साथ है। सईद अजमल वहाँ पर मौजूद हैं और आपका एक स्पिनर आपने नहीं खिलाया, यानी कि कोई इस काबिल नहीं है। वहाँ पे नुमान भी बाहर बैठे हुए, साजिद खान भी वहाँ पहुँच गए और इब्रार अनफिट हो गया। तो भाई कोच की क्या ज़रूरत है ले जाने की? क्या आई थिंक ये मॉडर्न डे क्रिकेट होती है कि हर चीज़ का एक कोच मौजूद है, उसका असिस्टेंट भी मौजूद है, मगर खिलाने वाला कोई नहीं है, खेलने वाला कोई नहीं है। तो मैं नहीं समझता कि हमारा जो मेन प्रॉब्लम जो है वो स्किल्स का है। और मॉडर्न डे क्रिकेट के अंदर मुझे नहीं समझ में आया कि जो देखिए, क्रिकेट सिचुएशन के हिसाब से खेली जाती है। इमाम जो पहले दिन खेले थे वो बहुत अच्छा खेले, मैं बिल्कुल एग्री करता हूं कि वो स्लो खेले मगर बहुत अच्छा खेले। नेक्स्ट डे जाके उन्होंने 50 करते ही उन्होंने उठा के शॉट मार दिया। लेकिन आज शान मसूद ने क्रिटिसाइज किया है अपनी टीम को इस बात पे कि हमें ज्यादा रन स्कोर करने चाहिए थे अगर हमने 101 ओवर खेले हैं। अगर नहीं हो रहे स्कोर, आप में वो कैपेसिटी नहीं है, आपके वो स्किल्स नहीं है कि आप स्कोर करें। आपका जो नंबर 1 बैट्समैन है बाबर, उसने तो रन किए, ठीक है ना। जब आपके पास स्किल्स नहीं है तो देन यू गो फॉर डिफेंसिव को। कम से कम आप अगर आज वो ड्रॉ कर देते ना ये मैच, कल भी खेल लेते, वो ड्रॉ करते, मैं समझता वो एज गुड एज अ विन। आपके पास कैपेसिटी नहीं है वो जीतने की। भाई, आपने कहा कि डिग्री के हवाले से आप ज्यादा नहीं जानते हैं, लेकिन आपको ये पता है कि जैसे मुल्क में एक अबूरी सिस्टम चल रहा है, पीसीबी भी एक इंटरिम ये सेटअप है जिसकी जिम्मेदारी थी जो मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन है ज़का अशरफ साहब के, वो इलेक्शन करवाएं। ये क्यों नहीं इलेक्शन करवा रहे? और आपको लगता है कि अगर इस तरह इंटरिम हम चलाते रहेंगे बोर्ड तो क्या अच्छे फैसले होंगे? क्योंकि देखें, हफीज साहब अच्छे क्रिकेटर रहे, लेकिन वो और हो सकता है वो मेरिट भी करते हो, लेकिन आपने देखा इंडिया में राहुल द्रविड़ पहले अंडर 19 के कोच बने, फिर ए टीम के कोच बने, फिर सीनियर टीम में आए। हमारे यहाँ जो फैसले हो रहे हैं कि विदाउट एनी एक्सपीरियंस आप जो है उनको कोच बना देते हैं, तो ये फैसले सही उसी वक्त होंगे जब एक प्रॉपर बोर्ड होगा। आपका ये जो बात की ना शहजाद, तुमने बहुत सही बात की है। हमारे हमने उठा के मिसबाउल हक को जो पहले दफाई में कोच, सेलेक्टर, बैटिंग कोच सब कुछ बना दिया। जिंदगी में उनको किसी चीज का एक्सपीरियंस नहीं था। यहाँ पर भी आप देखें कि हफीज, ठीक है, हर कोई बड़ा क्रिकेटर होता है, क्रिकेटर कोचिंग कर सकता है, मगर आप जब नेशनल टीम को कोच करने जाते हैं तो आपका बिल्कुल सही कहना है कि आप पहले उसको अंडर 19 में लेके आए, उसको थोड़ी ट्रेनिंग हो जाए, जैसे कि तजुर्बा तो उनका जी, हाँ, और फिर आप उसको नेशनल टीम में लेकर आए। तो ये जो आप बात कर रहे हो, हमारी जो क्रिकेट का जो इस वक्त जवाल है, वो उसकी बेसिक वजह ये है कि हमारे क्रिकेट बोर्ड सेटल नहीं है। हम सब जो है केयर टेकर हैं। और मजे की बात यह है कि मैं ज़का अशरफ साहब से रिक्वेस्ट करूंगा, सर, कि जरूरी है कि आप वहां पे बैठें? क्या इतना जरूरी है आपकी जिंदगी में कि आप पीसीबी के चेयरमैन बन के रहें? जब आपको टेम्परेरी आपने काम करना है तो क्या इतना जरूरी है? मैं तो सिर्फ ये सवाल कर रहा हूँ, मैं हुकूमत पाकिस्तान से पूछ रहा हूँ, क्या इतना जरूरी है ज़का अशरफ का वहां बैठना? व्हाई नॉट समबडी जो कि परमानेंट तरीके से आए और बैठे? वैसे भी इलेक्शन के ज़का अशरफ साहब हट जाएंगे, नया बंदा आ जाएगा, तो उनको चाहिए कि वो छोड़ें। सही, क्या जरूरत है? आप बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सिकंदर बख्श साहब हमारे साथ मौजूद थे। आज के प्रोग्राम में इतना ही। शो से इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।